तो आज हम शुरुआत करते हैं, क्या पढ़ेंगे? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हमको पढ़ना है पार्टनरशिप की अकाउंटेंसी। अभी पार्टनरशिप क्या है, इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2 मिनट कर लेंगे। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में हमको एक चैप्टर पढ़ना है 12th क्लास देखो क्या पढ़ना है हमको, ये समझते हैं। पार्टनरशिप पढ़नी है हमको, है ना? पार्टनरशिप। अभी पार्टनरशिप जो है वो पूरा का पूरा तुम्हारे एग्जाम में इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है 30 to 35 मार्क्स का तुम्हारे एग्जाम में ये वेटेज रहता है, बराबर। 30 to 35 मार्क्स का वेटेज तुम्हारे एग्जाम में ये रखता है। ठीक है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो ना। इसमें हमको टोटल क्या क्या कवर करना है? एक तो कवर करना है बेसिक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल कवर करना है। उसके बाद क्या कवर करना है? एक तो पहला टॉपिक क्या करना है, बेसिक फंडामेंटल। दूसरा हमको जो कवर करना है वो करना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तीसरी चीज हमको पढ़नी है गुडविल। ठीक है, चौथी चीज जो हमको पढ़नी है वो पढ़ना है, चौथी चीज जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद हमको जो अगली चीज पढ़नी है वो पढ़नी है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट एंड डेथ। और लास्ट टॉपिक हमको जो पढ़ना है इसमें वो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये चीजें हमको 6 चीजें पढ़नी है और ये 30 to 35 मार्क्स कैरी करता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, बराबर। आगे बढ़ जाऊं। अब ये जो चीज है क्या, पार्टनरशिप। पहला बेसिक फंडामेंटल, दूसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तीसरा गुडविल, चौथा एडमिशन, पांचवा रिटायरमेंट डेथ और छठा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, चैप्टर के नाम मेन यही है, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं नाम में, है ना? नाम का कोई नहीं है। हमको जो शुरुआत करनी है वो करनी है किससे? हमको जो शुरुआत करनी है वो पहले चैप्टर से करनी है जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप
बेसिक फंडामेंटल हमको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि इसमें हम पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुमको ऑलरेडी मिल चुका है। पार्टनरशिप क्या होती है ये तुमने कहाँ पे पढ़ा है, ये तुमने 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर तुमने करीब करीब 6 तरीके के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप। यदि पढ़ा है तो, और नहीं तो ऑनलाइन की जय हो विजय हो, ठीक है। तो वहां पर जो आपने पढ़ा पार्टनरशिप, उसकी थ्योरी एज इट इज तुम्हें यहाँ काम आएगी, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है ना। मैं तो ऐसा समझ के पढ़ाऊंगा कि हाँ तुमको कुछ नहीं आता, बराबर है। तो ये जो टॉपिक अब हम शुरू करेंगे, कौन सा, बेसिक फंडामेंटल, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम थोड़ी देर में नोट करेंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, बराबर। क्या क्या पढ़ना है ये नोट करने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। थोड़ा सा हम क्या समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, किसको कहोगे कि आप किसको कहोगे कि ये पार्टनरशिप है, बराबर है। शुरू करें तो देखो बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं कि क्या है। पार्टनरशिप का क्या मतलब है? पार्टनरशिप का क्या मतलब, जब मैं लिखूं तो हो सकता है कि इसकी स्पेलिंग एरर हो जाए, है ना। पहले डिस्क्लेमर में पहले दे देता हूँ कि मेरे लिखते टाइम हो सकता है कि स्पेलिंग एरर हो जाए, तो माफ कर देना। मैं अकाउंटेंसी का टीचर हूँ, बोलूँगा सही, कॉन्सेप्ट सही बताऊँगा। हाँ स्पेलिंग एरर हो सकती, क्योंकि अपन इंग्लिश वाले नहीं है इसलिए, है ना। और चलेगा, तुम लोग करेक्ट कर लेना उसको, ऐसी मैं तुम लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि साथ दे देना। पार्टनरशिप क्या है ये समझना है हमको। तो पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि दो, टू आर मोर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के जब कोई बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उनके बीच में क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एक चीज याद रखना, प्रॉफिट के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री शब्द है क्या, लॉस। यानी कहीं पर प्रॉफिट लिखा है तो उसके साथ में जो लॉस शब्द है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी प्रॉफिट सिचुएशन के हिसाब पर डिपेंड करेगा कि उसका क्या इंटरप्रिटेशन आपको करना है, प्रॉफिट करना है या लॉस करना है। मतलब एक ही बात है, जो ट्रीटमेंट वो प्रॉफिट का बोलेगा वही ट्रीटमेंट लॉस का भी होगा, बराबर है। आगे बढ़े, क्या करना है हमको, प्रॉफिट को शेयर करना है एमंग्स पार्टनर। जितने भी पार्टनर हैं वो आपस में प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और जो बिजनेस एक्टिविटी है ना, बिजनेस एक्टिविटी जो कैरी हो रही है, बिजनेस एक्टिविटी जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, वो या तो सारे चलाएंगे, ऑल, या फिर और एक्टिंग, एक सेकेंड, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और बराबर। पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के किसी बिजनेस को करते हैं, और उस बिजनेस में ये एग्रीमेंट होता है
कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम उसको आपस में शेयर कर लेंगे। ये बिजनेस एक्टिविटी या तो हम सब मिलकर चलाएंगे या फिर हमारे बिहाफ पर कोई एक चलाएगा, बराबर। ये होता है पार्टनरशिप। क्यों पार्टनरशिप करते हैं ये तुमने 11th क्लास के बीएसटी में पढ़ा होगा, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। मैं तो ये मानता हूँ तुमने नहीं पढ़ी। तो तुम खुद सोच के देखो बेटा, तुम्हारे पास जितनी समस्याएं एक सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस के लिए होंगी वो सारी की सारी तुम्हारे पार्टनरशिप के लिए वजह बन जाएंगी। पहली चीज कि यदि हम सोल प्रोप्राइटरशिप परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या समस्या होगी। सबसे पहली चीज कि हमारे पास फंड एक लिमिट तक होगा, पैसा यानी कैपिटल हमारे पास एक लिमिट तक होगी, ठीक है। दूसरी चीज हमारी स्किल की एक लिमिट होगी, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज्यादा स्किल्ड नहीं हूँ, तो क्या है उस हिसाब से काम होगा। थम्स अप काम है तो फिर वहां बात ये लगे, बराबर, किराने की दुकान खोल रहे हैं, चाय की दुकान डाल रहे हैं। लेकिन यदि हम पार्टनरशिप में जाते हैं और चाय की भी दुकान खोलते हैं तो चाय की दुकान सुट्टा बार भी हो सकती है, खुलते हैं ऐसे, चाय की दुकानें भी अलग अलग तरीके से खुलती हैं, जेल बार, पता नहीं क्या, ये चाय सुट्टा बार, ऐसा करके अलग ही तरीके से खुलती हैं और बिजनेस गजब का चलता है तो चाय का बिजनेस, लेकिन अलग तरीके से चलता है। वहां पर क्यों ऐसा होता है? पहली चीज जो मेन प्रॉब्लम थी तुम्हारी पैसे की, वो दूर हो गई पार्टनरशिप करने से। दूसरी चीज, दो लोगों का दिमाग मिला, दो या दो से ज्यादा लोगों का, हो सकता है उनमें से हर कोई थम्स अप नहीं हो, कोई पढ़ा लिखा भी हो, बराबर है, आगे बढ़े, डन। ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर है। अब मैं बुक में क्या है उसकी बात करता हूँ। टेक्नोलॉजी कभी कभी है ना, कोई बात नहीं। देखो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, एक मिनट, चलो तो देखो अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या मतलब है ये हम समझने का प्रयास जारी रखें। इस चैप्टर में हमको, चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर में हमको का पढ़ना है ये देख लीजिए। पहला तो पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप क्या होती है ये हालांकि तुम समझते हो, समझदार लोग हो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हो तुम लोग। उसके बाद हमको ये पढ़ना है कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। फिर हमको पढ़ना है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखिए, दो लोग शादी करते हैं तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, और जब दो लोग पार्टनरशिप करते हैं तो उनके बीच का जो सर्टिफिकेट होता है वो पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है। प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि उनके बीच में कोई डीड नहीं है तो फिर क्या प्रोविजंस लगेंगे ये भी हमको समझना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन यानी बंटवारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप की कैसे बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप ड्राइंग, ये सारी चीजें होती क्या है सर, पहले तो ये समझाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये चैप्टर में से 5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ऊपर के जो ट्रीटमेंट है वो तो सारे लेना है, लेकिन
पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट को मिला करके इस पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक तुमने सुने ना, सारे टॉपिक्स मिला करके कंबाइंड क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन होता है ये हम जब सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं ये समझो कि पार्टनरशिप क्या है। ये तो तुमको मालूम है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप होती है। लेकिन पार्टनरशिप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया कि मान लो लोगों ने पार्टनरशिप तो कर ली, पर बीच में मत है कभी भी बदल सकता है। भाई थॉट्स हैं आपके, कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो यदि कोई डिस्प्यूट हो गए तो उसका निपटारा कैसे होगा? कोर्ट में पहले से बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। कोर्ट कितने केसेस का निपटारा करेगी, बराबर? तो गवर्नमेंट ने 1932 में, यानी अंग्रेजों ने भाई 1947 में बना आजादी हुई, और ये पार्टनरशिप एक्ट कब बनाया? 1932 में। याद रखना, एक नंबर में ये भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ, कब बनाया गया, बराबर है? When partnership act commenced या when it comes into force, तो 1932 डेट पूछे तो शायद 1 जुलाई 1932 से शुरू हुआ था। आई एम नॉट श्योर, 30 जून या 30 या 1 जुलाई, ऐसा कुछ उसका डेट है। तो पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया और उसका नाम दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यदि कोई 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो रही है, यानी वो लोग मिल करके भाईचारा निभा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके डिस्प्यूट ना हो, उनके मैटर्स को हैंडल करने के लिए लीगली 1932 में एक एक्ट बनाया गया था। उसका सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है डेफिनेशन के तौर पर, उससे पहले 2 शब्द हम और जानने की कोशिश करते हैं। When 2 or more partners enter into an agreement to carry on a lawful business and share its profit, it is known as partnership। क्या बोला इन्होंने? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस? लॉफुल बिजनेस। कौन सा बिजनेस होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। What do you mean by lawful business? जिसको लॉ परमिट करता है। तो सर लॉ परमिट क्या नहीं करता? ये अपने पास हथौड़ा है, तुमने बोला किसी की खोपड़ी खोल दी, क्या लॉ परमिट करता है कि आप इस तरीके सुपारी लेने का काम करो? अरे मर्डर करो, चोरी करो, चकारी करो, इसकी परमिशन देता है लॉ? तस्करी करो, ड्रग का काम करो, ऐसे काम को परमिशन देता है क्या? नहीं देता है। यानी आपको सिर्फ वो काम करना है जिनको लॉ परमिट करता है, बराबर है? ओके। उसके बाद उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या करना है? शेयर करना है। शेयर यानी आपस में बांटना है। शेयर का मतलब ये नहीं दान पुण्य कर देना है, आपस में बांट लेना है जो लोग मिलकर के बिजनेस को कर रहे हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 के हिसाब से ये काम करेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between 2 or more persons who have agreed to share। किनके बीच में रिलेशन है? 2 या 2 से ज्यादा लोग। सर 2 तो समझ में आता है, पर ज्यादा का क्या मतलब है अभी समझते हैं थोड़ी देर में। have agreed to share the profit, जो इसकी डेफिनेशन है वही इसका कैरेक्टर है। पहला 2 या 2 से ज्यादा लोग, दूसरा लॉफुल बिजनेस, तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, चौथा एग्रीमेंट, बराबर है? ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो वो अकेला चलाए उनके भरोसे पे कोई, या फिर वो सारे मिलकर के बिजनेस संभाले, बराबर है? आगे बढ़ जाऊं। अब इन्होंने क्या बोला? पार्टनर का क्या मतलब है? जो इंडिविजुअल पर्सन है वो इंडिविजुअली पार्टनर कहलाता है। लेकिन जब उन सबको मिला करके एक कर दोगे तो वो क्या नाम से जाने जाएंगे? फर्म। क्या नाम से जाने जाएंगे? फर्म के नाम से, बराबर?
अब इन्होंने क्या बोला, फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फीचर्स क्या है, 2 और मोर पर्सन, पहले ही समझ लिया था कि जो इसका डेफिनेशन है वही इसका फीचर्स है। यानी इसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक को तुम एक शब्द में अरेंज कर दोगे तो वो उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तुम्हें या तो तुम डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, वहां से कैरेक्टर या फीचर निकल जाएंगे, या फिर कैरेक्टर फीचर अच्छे से याद रखो, उनको जोड़ तोड़ करके डेफिनेशन बना लेना। गधा हमारी मत करना, मैं भी एक ही नहीं रखता गधा हमारी में, बराबर हम नहीं रट रहे हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, रटना मत, ठीक है। एक चीज कर लो, बाकी किसी को स्मार्ट स्टडी कर लो। तो अब ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में जो आते हैं क्वेश्चन, उनमें से पहला मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने, 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50। लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 वो ये कहता है, उसका सेक्शन 464 कि गवर्नमेंट जितने मेंबर चाहे उतने नोटिफाई कर सकती है। गवर्नमेंट जितने मेंबर चाहे उतने मेंबर नोटिफाई कर सकती है, बट मैक्स अप टू 100, 100 मेंबर तक गवर्नमेंट चाहे तो अलाउ कर सकती है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। बट एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कितने मेंबर को नोटिफाई करके रखा है, 50। अभी गवर्नमेंट चाहे तो 100 मेंबर को परमिशन दे सकती है पार्टनरशिप करने के लिए, बट अभी गवर्नमेंट ने कितने दे रखे हैं, 50। यानी तुम्हारा आंसर आया मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम पार्टनर 50, ठीक है। किसी के पास यदि पुरानी बुक होगी तो उसमें मिनिमम पार्टनर 2 लिखे होंगे और मैक्सिमम पार्टनर 20 लिखे होंगे, ये भी ध्यान रखना। यदि किसी की बुक पुरानी होगी, पुराना एडिशन ले आओगे तुम 2019 का 18 का, तो वहां पर मैक्सिमम पार्टनर कितने लिखे होंगे, 20, और उसमें साथ में ब्रैकेट में लिखा होगा बैंकिंग बिजनेस में है तो 10, यानी बैंक खोल लेते हो 2, 4, 10 लोग मिलके, तो मैक्सिमम पार्टनर कितने, 10। ऐसा पुराना कॉन्सेप्ट था, कंफ्यूज मत होना। अभी तुम्हें कोई सा भी बिजनेस हो, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, ये याद रखना है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, डन। यही तुम्हें एग्जाम में लिखना है, बराबर। अगला है क्या है, एग्रीमेंट। तो इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, वो भी इन राइटिंग। क्या होना चाहिए बेटा, एग्रीमेंट होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए, एग्रीमेंट इन राइटिंग। राइटिंग में क्यों होना चाहिए, कल को यदि इनके बीच में लट चले, कल को इनके बीच में यदि लट चले तो उस लट को रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए, बराबर है। यानी इनके बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट के निपटारे के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। आगे इन्होंने बोला नेचर, द एग्रीमेंट मे बी फिक्स्ड, मे बी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड or for the execution of a particular venture or at will। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इनका ये कहना है कि जो एग्रीमेंट होगा वो कैसा होगा, तो कैसा भी हो सकता है, यानी एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है कि हम 5 साल तक पार्टनर देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम पर्टिकुलर टास्क के लिए पार्टनर रहेंगे, या ऐसा हो सकता है विल, स्वेच्छा से, जब तक हमारी जमेगी तब तक, जहाँ मिल जाए 4 या कोई रात रह गया, या फिर जब आप और हम मिल बैठेंगे तो बस 2 ही रहेंगे, बैक पर थोड़ा हो रहा। तो जब तक आपका चलेगा, आपके थॉट्स मिलेंगे, तब तक आप बिजनेस में रहोगे स्वेच्छा से, मन से। जब तक आपके मन मिलेंगे तब तक ठीक है, अदरवाइज हम पार्टनरशिप का एंड समझेंगे। तो तुम्हें ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू एंड फॉल्स में कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या हो सकती है। तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या हो सकती है, एक फिक्स पीरियड भी हो सकता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टास्क भी हो सकता है, और एट विल भी हो सकता है। यदि पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट नहीं है और फिर पूछ ले कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है, तो फिर क्या रहेगी,
एट विल, क्या रहेगा? एट विल, बराबर है। देखो, क्रिएशन, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट और इट डज नॉट अराइज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्या कहना है इनका? पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती? कॉन्ट्रैक्ट से। देखो बेटा समझना, दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट है, यदि वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी उनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ जो लीगली वैलिड है, कानून उसको अलाउ करता है, तो वही एग्रीमेंट का नाम क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। और पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो या दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बराबर है। क्रिएशन ऑफ लॉ नहीं है, ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं है, यानी दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप का काम लॉ नहीं करा सकता, बल्कि उनके म्यूचुअल कंसेंट से होगा, बराबर। आगे बढ़ो, उसके बाद contract of partnership, it can be entered only with those people who are competent to contract। कॉन्ट्रैक्ट आप किसके साथ कर सकते हो? जो कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट यानी जिसकी कैपेसिटी हो, जिसकी कैपेसिटी मतलब तुम चाहो कि तुम किसी, अभी 12th क्लास में हो तो सीधी सी बात है तुम्हारी उम्र 18 से कम है, यदि अंडर 18 हो तो आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अबव 18 हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, बराबर है। यानी पहली कॉम्पिटेंसी आपकी क्या है कि एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 ईयर्स या उसके ऊपर, ठीक, उससे कम है तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। दूसरी बात, अनसाउंड माइंड है, स्क्रू ढीला है, खसकेला है, जो भी है, तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो इनकॉम्पिटेंट है, बराबर है। अच्छा सर, कभी कभी दौरे पड़ते हैं और कभी कभी सही रहता है, तो इन बिटवीन वो सही रहता है, गजनी है वो, तो जब तक वो रजनी रहेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वो गजनी होएगा 15 मिनट बाद, तो उस दौरान, उस आफ्टर 15 मिनट्स जब वो गजनी हो गया, फिर तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। कोई पागल है, गूंगा है, बहरा है, अंधा लूला लग रहा है, तुम उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट मत करो। यानी यदि उसका स्टेट ऑफ माइंड किसी चीज को समझने लायक नहीं है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, बराबर। हाँ, दूसरा, कोई इनेमी देश का कंट्री, मतलब भारत पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा है और तुम पाकिस्तान से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो अलाउड नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट माना जाएगा, बराबर है। यानी कोई इनेमी कंट्री है और उसके यहाँ के पर्सन से आप पार्टनरशिप करते हो तो गलत माना जाता है, वो वैलिड नहीं होगा। डन, आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, गवर्नमेंट ने या लॉ ने किसी चीज के लिए मना कर दिया हो कि नहीं दादा यार ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, या इस व्यक्ति से आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। मान लो कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है और उसको गवर्नमेंट, लॉ ने ये बोला, कोर्ट ने बोला 5 साल तक इसकी माली हालत सही नहीं है, इसके साथ कोई भी बिजनेस मत करना, तो 5 साल तक यदि आप उसके साथ कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करते हो तो वैलिड नहीं माना जाएगा। डन, आगे बढ़ जाऊँ। चलो, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, a partnership can only be formed by for the purpose of carrying on some business and not for any other purpose। पार्टनरशिप सिर्फ क्या मानी जाएगी कि कोई आपको बिजनेस चलाना है, बराबर है। उसके बाद बिजनेस होना कैसा चाहिए? लीगल, लॉफुल, है ना। सुपारी लेने देने का काम, गांजा तस्करी करने का काम, किडनैपिंग का काम के लिए पार्टनरशिप कर लिया, गैंग बना ली, तो वो वाला अलाउड नहीं है। द टर्म बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, यानी दो डॉक्टर मिलके भी, यार अपन दो मिलके क्लिनिक खोलते हैं, वो भी पार्टनरशिप में आएगा, ठीक है। However, sharing income of a joint property, say rental income or association created for charitable, religious or social purpose cannot be regarded as partnership, as there does not exist any। दो लोग मिलकर चैरिटेबल हॉस्पिटल, सोशल वर्क कर रहे हो तो पार्टनरशिप नहीं माना जाता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, सोशल वेलफेयर चल रहा है, बराबर है। वो सोसाइटी ही कहलाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आगे बढ़े।
लॉफुल बिजनेस, अब तुम बहुत अच्छे से समझते हो कि लीगल बिजनेस क्या होता है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है, एग्रीमेंट जो भी उनके बीच में हो। अच्छा ना हो तो उसके लिए हमारा एक ऑलरेडी हेडिंग है इस चैप्टर का कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बराबर, वहां पर समझेंगे। बिजनेस कैन बी, अच्छा ये भी तुम समझते हो, या तो वो सारे मिलके बिजनेस चलाएं, कोई प्रोडक्शन देखे, कोई सेल्स देखे, कोई मार्केटिंग देखे, कोई फाइनेंस देखे, या फिर कोई एक ही सारा पूरा जंग लड़े। तो सर जो ज्यादा जंग लड़ेगा, मान लो कि 5 लोग मिलकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, सबने 5-5 लाख रुपए दे दिए, एक बोलता है यार मेरे पास तो पैसा नहीं है यार, बोले यार तू एक काम कर, तू गधा मारी शुरू कर, मजदूरी शुरू कर, पूरा बिजनेस तू संभाल, पैसा हमने दे दिया। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल लगाए, बराबर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ो। एलएलपी क्या होती है? एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए समझिए। इसका जन्म जो है वो 2008 में हुआ था, हैप्पी बर्थडे टू यू 2008 में आता है इसका। 9 जनवरी 2009 से ये गजट पास होकर के और 31 मार्च 2009 से ये अप्लीकेबल हुआ। बट ये पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम कब आया था? 2008 में। देखा जाए तो जो पार्टनरशिप होती है बेटा, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि यदि पार्टनरशिप में कोई लॉस होता है तो पार्टनर पर्सनली लायबल है। पर्सनली लायबल होने का क्या मतलब है? उसके घर के बर्तन भांडे बेच के और फिर पैसा चुका देना, लायबिलिटीज का पेमेंट कर देना, बराबर है, ये होता है पर्सनली लायबल। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी की एक लिमिट होगी, उस हद को पार नहीं किया जा सकता, बराबर है। ज्यादा समझने की भी जरूरत इसको नहीं है। आगे बढ़ जाए, चलो देखो बच्चा पार्टी, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट्स ऑफ अ पार्टनर, इसलिए थ्योरी पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि जो तुम्हारा पहला टर्म होगा वो 100% ऑब्जेक्टिव है, इसलिए थ्योरी यदि नहीं बनेगी तो तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान में रखना, थ्योरी तुम तभी कर पाओगे सॉल्व जब तुमसे, मतलब ऑब्जेक्टिव सॉल्व तभी कर पाओगे जब तुमको थ्योरी अच्छे से बनेगी। वैसे यदि नॉर्मल कोर्स होता, ऑब्जेक्टिव का लेक्चर नहीं होता, तो बिना बुक खोले अपन ज्ञान लेते रहते, बराबर है, बट अभी जरूरी है। तो ये मत सोचना है यार सामने तो पका दिया है आदमी को, है ना। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट है उसके बेसिस में वो प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। उसके बाद परेशान करेंगे, अभी नहीं करना। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट है उसमें हर पार्टनर के पास राइट है कि वो जाकर के जानकारी ले सकता है या उसको कुछ काम करने की इच्छा तो कर सकता है। डेफिनेशन में लिखा है कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बराबर। उसके बाद हैज अ राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ पार्टनर। अफेयर के बारे में डिस्कशन कर सकता है, बराबर है। अफेयर मतलब पार्टनरशिप के जो भी मैटर चल रहे हैं, जो भी खरीदना बेचना है, डिसीजन मेकिंग का काम है, तो आपको हर पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा। जब तक हर पार्टनर रेडी नहीं होगा, ऑल पार्टनर एग्री नहीं होंगे जिस टॉपिक पर, वो डिसीजन आप नहीं ले सकते, बराबर है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो अकाउंटिंग चल रही है उसको भी वो देख सकता है, उसके पास ये हक है। उसके बाद किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन देना है तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन सबका यस होना चाहिए, कोई भी नो नहीं बोलना चाहिए। यदि 5 पार्टनर हैं और एक और बंदे को चाहते हैं कि पार्टनर हो जाए तो 5 के 5 की यस होना चाहिए। 4 की यस है और 1 की नो है तो इनके पास वीटो पावर है, एक ने डिनाई कर दिया तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा, बराबर। आगे बढ़ते हैं। राइट टू रिटायर फंड, सीधी सी बात है, एक नोटिस दो, प्रेम पत्र भेजो, बस बहुत मुलाकात हो गई, अब जिंदा रहने के लिए अकेलापन जरूरी है, मेरा पक चुका हूं मैं इस चीज से, अब मेरे को बिजनेस नहीं करना है, अब मैं जंगल जाना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ, है ना, बराबर। हिमालय की
15 में जाकर के कुर्सी में बैठना चाहता है, शांति चाहिए मेरे को, बहुत पैसा कमाने के लिए, तो आप एक प्रेम पत्र लिख के दे दो, नोटिस दे दो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, दादा मेरे को यार इस तारीख से मैं अज्ञातवास में जा रहा हूँ, ठीक है चले जाओ, बराबर, रिटायरमेंट का हक है। अच्छा, दूसरी चीज, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसको ये राइट है कि वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट के लिए यदि सारे पार्टनर एग्री हैं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो फिर पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कि यदि आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यदि किसी पार्टनर ने पर्सनल अपनी जेब से फर्म के लिए कोई एक्सपेंस किया है तो पार्टनर के पास ये राइट है कि वो वसूली कर सकता है। यदि फर्म के लिए किसी पार्टनर ने कोई एक्सपेंस कर दिया तो पार्टनर के पास ये राइट है कि वो उसकी वसूली कर सकता है। आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है अभी तक? फर्म का मतलब ये है कि जब 5 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं तो यदि पांचों को रिप्रेजेंट करना है तो दैट इज फर्म, पार्टनरशिप फर्म, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। पूरा पार्टनरशिप बोलने में बहुत समय जाता है, इसलिए शॉर्टकट में ये लोग क्या लिखते या बोलते हैं, फर्म। इंडिविजुअली बोलना है तो पार्टनर। आगे बढ़ते हैं। डन? एनी टाइप ऑफ समस्या? नो समस्या। आप समझो, जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट है, वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट में बी वर्बल आर इन राइटिंग, ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्यूट यदि मौसम की तरह बदल गए तो दिक्कत है, इसलिए बढ़िया क्या है, कहानी को लिख दो इन राइटिंग, है ना। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो ओरल एग्रीमेंट रखो और आप चाहो तो रिटन रखो, कोई कंपल्सन नहीं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरीली राइटिंग में होना चाहिए, नहीं, बराबर। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, इट इज नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं है कि रिटन एग्रीमेंट हो। हाउएवर टू अवॉइड डिस्प्यूट, लेकिन यदि यार बदल गया मौसम की तरफ फिर दिक्कत होगी, तो बढ़िया क्या है, लिख लो, है ना, बराबर। इट इज एडवाइजेबल, ये मतलब एडवाइस दी जाती है कि आप क्या करो, लिख लो और उसको साइन करके रख लो, बराबर है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट व्हिच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप। वहां पर हर वो बात लिख दी जाती है जिससे पार्टनरशिप को चलाना आसान हो, डिस्प्यूट से बचा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई इशू किसी को नहीं है, आगे चलता हूं। तो पार्टनरशिप जो डीड है उसके कंटेंट क्या होंगे, यदि आपके बीच में पार्टनरशिप डीड होती है तो उसके कंटेंट क्या होंगे, वो फिक्स। कैसे? पहला, सीधी सी बात है यार, आप एग्रीमेंट करोगे तो मतलब आराम से, बड़े आराम से खुद सोचो, यदि आप किसी से एग्रीमेंट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, फर्म का नाम और उसका एड्रेस क्या होगा, दूसरा पार्टनर का नाम और उनका एड्रेस क्या है, तीसरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी हेड ऑफिस का है आपके बिजनेस का, उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस करोगे, किस तरह का बिजनेस करोगे, मतलब बिजनेस किस तरह का, क्या मतलब है सर, बिजनेस नहीं बेटा, तुमने बिजनेस स्टडीज 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होता है, 3 तरह का होता है। क्या बात करते हो, हाँ 3 में फिर अलग भी है, बहुत कुछ है। क्या होता है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, है ना। उसके ट्रेडिंग तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या, मैन्युफैक्चरिंग के भी बहुत टाइप होते हैं। एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, मतलब क्या बिजनेस करोगे वो लिख दो, कि ट्रेडिंग करोगे यानी खरीदोगे बेचोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे यानी बना करके बेचोगे, बना के बेचोगे मतलब शायद अगला बना के बेचेंगे, नहीं अगला नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल का शेप, साइज, यूज, नेम,
चेंज कर दोगे। दूध, स्लीप इन द नाइट, मॉर्निंग बिगिंस, मॉर्निंग टाइड, इट इज नोन एज कर्ड, दही। यदि रात को दूध सो गया और सुबह जागा, टाइट हो गया मामला, तो क्या कहलाता है वो दही। उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, यूज चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। तो सभी मैन्युफैक्चरिंग है, एक एग्जांपल के तौर पर समझाया मैंने, बराबर है। इस तरीके से नाम, ऐसा नहीं कि तुम यार किसी का नाम पूजा था बाद में दूजा रख दिया तो बोले यार इसका नाम बदल गया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का डाली, ऐसा नहीं है, है ना। उस ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई नहीं करने का। बाकी चीजों पे जैसे मोबाइल बना रहे हो या कोई भी रॉ मटेरियल है उससे आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। आपका जो भी नेचर है वो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सर्विस दे रहे हैं सर, तो सर्विस में भी क्या सर्विस दोगे भाई, ट्रांसपोर्ट की सर्विस दोगे, कम्युनिकेशन की सर्विस दोगे, फाइनेंस की सर्विस दोगे, मैन पावर सप्लाई करोगे, मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनोगे, क्या है आपका बिजनेस, वो यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। डन। नेक्स्ट क्या है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। जन्म कब होगा इसका, जिस दिन एग्रीमेंट में साइन होगा उस दिन कमेंसमेंट होगा, बराबर। अच्छा सर ऐसा क्या, हाँ ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। 10 पार्टनर है, सब 1-1 लाख लगाएंगे, तो दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल की इक्वल कैपिटल अप्लाई होगी, बराबर है। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी इक्वली लगाएंगे, तुम्हारे बीच का एग्रीमेंट है, तुम जो चाहो वो उसमें लिख दो कि ये बंदा इधर ही कैपिटल लगाएगा, बराबर। आगे बढ़ना, आगे क्या बढ़ना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लो, देखो बेटा क्या होता है कि जब हम किसी पैसा लेने जाते हैं तो पैसा देते टाइम बहुत भाव खाता है, बहुत नाटक नौटंकी करते हैं। जितने भी बैंक है वो आपको लोन देने में बहुत सारे वर्किंग पेपर देना है, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो बेटा इस भैया ब्याज तो वहाँ भी देना है, ब्याज कहीं पर भी देना है, जहाँ से पैसा लेके आओगे उसको इंटरेस्ट आपको पे करना है। तो कई बार पार्टनर क्या करते हैं, एक पार्टनर ही फर्म को लोन दे देता है, ठीक है, कि हम इतना माथा पूरी काम करेंगे, यार ये पैसे मेरे पास पड़े हैं सेविंग में भी, तुम ऐसे लोन ले लो, बराबर। अब उस लोन पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये पार्टनरशिप एक्ट में डीड में लिखना पड़ता है। सर हम नहीं लिखेंगे, तो थोड़ी देर बाद ये बात करूंगा कि यदि आप नहीं लिखोगे तो क्या होगा, बराबर। अभी तो लिखना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट भी देना है। क्यों दे सर इंटरेस्ट, ये तो लगा कि आप बिजनेस कर रहे हो। तो देखो बेटा, यदि वो आपकी पार्टनरशिप में नहीं आया होता तो बैंक में ले जाके पैसे एफडी कर देता, उस एफडी पर उसको इंटरेस्ट मिलता, बराबर है। सर यहाँ प्रॉफिट भी तो मिलेगा, वो बात दूसरी की प्रॉफिट मिलेगा, बट वो भावुक हो जाता है कि नहीं यार मैं आप तेरे कहने पे लगाया है मैंने, वो बात अलग है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर आपस में क्या करते हैं, इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, वो उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी ड्राइंग क्या होती है, जब बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, है ना, पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने पैसे विड्रॉ कर लिए, चाहे अमाउंट विड्रॉ करे, चाहे कोई गुड्स विड्रॉ करे, चाहे कोई एसेट विड्रॉ करे, वो ड्राइंग कहलाती है। डन। उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना, ये पहले से मेंशन करना पड़ता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, ये लिखना है। सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर को देना है या नहीं देना, पार्टनर को, है ना, एम्प्लॉय को तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई काम नहीं करने आया, है ना। ये सारी चीजें पार्टनर आपस के लिए। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, मतलब यदि कोई पार्टनर की पहुंच हो एकदम ऊपर तक हो जाए, बोले बस मोह माया त्याग दिया मैंने, अब तो मैं निकल रहा हूँ, मैं सीधा मेरे को ऊपर ही जाना है, यार बोला ही नहीं है, खूबियों में इस दुनिया में रह रहे थे, ठीक है, निकल लिया भाई, अभी उसका अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, यानी किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या उसका रिटायरमेंट हो जाए, उस टाइम पर उसका सेटलमेंट कैसे होगा, ये यहाँ पर लिख दिया जाता है पहले से ही। सर नहीं लिखे तो फिर बात करेंगे जब सिचुएशन, ठीक है, अभी के लिए तो यहाँ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स।
देखो बेटा, जब आप किसी को पार्टनर बनाओगे या कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उस टाइम पर एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करोगे? एसेट्स के वैल्यूएशन के लिए चूंकि हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने हमको बहुत सारे तरीके दे के रखे हैं। इन तरीकों को बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बोला जाता है उनको, उनका रूप अब बदल चुका है, अब उनको इंड AS बोला जाता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। पहले 32 थे, 3 खत्म कर दिए गए थे तो 29 बचे थे। 29 तो अभी भी हैं, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में जो मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। इनसे निपटने के लिए कुछ नए स्टैंडर्ड फ्रेम हुए हैं जो इंटरनेशनली ग्लोबली मैच करते हैं, यानी जो पूरी दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है वो कहलाता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। उनको मैच करने के लिए हमने भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज करके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लिए हैं, जिनका नाम क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS शॉर्टकट में बोलते हैं। उसका इंड AS का मेरे को नंबर नहीं मालूम क्योंकि वो बहुत सारे हैं, वो करीब 300-400 है, ठीक है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, ये जो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये टॉपिक वाइज चेंज कर दिए गए और हर टॉपिक पर एक नया स्टैंडर्ड बना करके क्या बोला, इंड AS, ठीक है। इसलिए वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो ये कहता है कि एसेट्स का वैल्यूएशन किन मेथड्स से आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ लिखना जरूरी है कि आप कौन सी वाली मेथड अपनाओगे वैल्यूएशन के टाइम। क्यों वैल्यूएशन करना है ये तुम तब समझोगे जब तुम एडमिशन नाम का चैप्टर पढ़ोगे या रिटायरमेंट या डेथ पढ़ोगे तब, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, समझाऊंगा मैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, यानी आप कैलेंडर ईयर पर काम करोगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या फिर फाइनेंशियल ईयर फॉलो करोगे 1 अप्रैल से 31 मार्च। डन। राइट एंड ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर की। बैंक ऑपरेशन कैसे होगा, यानी कितने पार्टनर का साइन लगने के बाद चेक वैलिड माना जाएगा। एक पार्टनर की साइन से चेक में काम चल जाएगा या 2-4 पार्टनर की सिग्नेचर लगेगी, क्लियर है। उसके बाद यदि कोई झगड़ा हो गया तो उसका सेटलमेंट, डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे होगा। उसके बाद ऑडिटिंग कैसे होगी, यानी हर साल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए आता है और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, जिसको ऑडिट बोला जाता है, वो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें उसमें लिख दी गई, बराबर है, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। पर यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या, तो ये है स्टार मार्क करने का। प्रोविजंस इन द अब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे, ये पंचमुखी सदासुखी हैं, ये पांचों याद रखना, इनको अप्लाई करके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये अप्लाई होंगे ही होंगे, बिना इनके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्लियर है। आगे बढ़ना हूं, चलो तो आगे बढ़ता हूं। पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, या तो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, लोन पार्टनर ने फर्म को दे दिया या फिर फर्म ने पार्टनर को लोन दे दिया, दोनों ने यदि एक दूसरे को लोन दिया और उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो फिर कितना होगा, हमेशा 6% पर एनम। पर
कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर को नहीं मिलेगा। क्या याद रखना है? पहला, प्रॉफिट इक्वल बांटना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम, साल भर का 6% ब्याज देना। ठीक है। तीसरा, नो, तो नो क्या? सब कुछ नो, सब कुछ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, नो। सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर, नो। बराबर, पंचमुखी सदस्य। एक और ऐड कर लो इसमें, अभी मैं बाद में लिखूंगा विषय। एक और चीज ये है कि एडमिशन पार्टनर का तभी होगा जब ऑल पार्टनर एग्री होंगे। ठीक है, सबका यस। ठीक है। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, मतलब 18 साल की उम्र नहीं है तो आप पार्टनर नहीं बन सकते। सर मैंने कहीं पढ़ा है कि बन सकते हैं। हाँ बन सकते हो, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए बन तो सकते हो, लेकिन सिर्फ किस लिए? प्रॉफिट। लॉस के लिए कभी भी माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। देखो 4 पार्टनर है, ठीक है। कोई मजबूरी ऐसी आई, कोई ऐसी सिचुएशन आई कि माइनर को पार्टनर बनाना पड़ा, तो उसमें से यदि प्रॉफिट है तो ठीक है, सबको मिलेगा, कद्दू कटेगा सबको कटेगा। लेकिन यदि किसी साल लॉस हो गया तो माइनर को छोड़ करके बाकी के बीच में लॉस बचेगा, उसको नहीं बचेगा, उसका शेयरिंग नहीं। ऐसी सिचुएशन कभी आती नहीं। बट यदि तुम्हारे मन में डाउट बाद में आए, उससे पहले है कि मैं, ठीक है, बराबर। अभी इस पार्ट के लिए इतना बहुत है, इतने में हम इसको समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।